नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहा जाता है और आज के इस टॉपिक के द्वारा हम हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हालांकि हमने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसे हमने हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमने उस प्रीवियस चैप्टर में ओनली फॉर असरेटिव को इंक्लूड किया था। लेकिन आज के इस टॉपिक के द्वारा हम इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव को भी इंक्लूड करेंगे। आई मीन टू से हम इन चारों सेंटेंस को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, स्कूल का हो चाहे कंपटीशन का, सभी एग्जाम में ओल्ड टाइप के पेपर में यानी कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना होता है। तो हमने सोचा कि ना केवल असरेटिव के साथ साथ आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव यानी ओल्ड टाइप सेंटेंस आपका नॉलेज होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, चाहे तो इंपेरेटिव का दे दिया जाए चाहे एक्सक्लेमेटरी का, आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकें। देखिए, इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम जो भी एलिमेंट्स रखेंगे, जो भी कंटेंट रखेंगे, वो विदाउट ग्रामर होगा। यानी कि आपको किसी भी टाइप की ग्रामर की एक्नॉलेजमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप बिना ग्रामर के, बिना ग्रामर नॉलेज के आप 100% इजीएस्ट मेथड के साथ में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अजरेटिव के बारे में कि अजरेटिव क्या होता है। अजरेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं, हम जो भी बात करते हैं, हमारा बात करने का जो नजरिया होता है वो हमारा नजरिया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट में। हम जो भी बात करते हैं इसी तरीके से बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है, ये आपका अजरेटिव हो गया। लेकिन हमने अजरेटिव को और भी कई भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि इंटेरोगेटिव, जैसे कि डब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को तो एक साथ क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि इजीली आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजरेटिव के बारे में कि अगर आपके सामने कोई अजरेटिव सेंटेंस दिया हो तो आप उसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, कोई भी अजरेटिव सेंटेंस हो, चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप जब भी उसे ट्रांसलेट करोगे तो आपके सामने एक यूनिक मेथड होना चाहिए। अगर आपके पास मेथड होगा तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। यानी कि मेथड में क्या चाहिए आपको, मेथड में चाहिए सब्जेक्ट, एचवी, एमबी और रिवर्स, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है, तो इसके बारे में आपको हल्की सी जानकारी दूंगा। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी कार्य करने वाला, ये तो आप जानते हैं ना। एचवी का मतलब होता है सहायक क्रिया और एमवी का मतलब होता है मुख्य क्रिया और रिवर्स का मतलब होता है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, जो भी कंटेंट में दिया होता है। अब मैं आगे डीपली बताऊंगा रिवर्स क्या होता है, कैसे हमें इसे यूज करना है, लेकिन जनरली हमें तीन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, एचयू के बारे में, एमबी के बारे में। अगर इन तीन चीजों का आपको अच्छी तरह से नॉलेज है तो ये सारी चीजें आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, एचयू हो गई और एमबी हो गई। अब आप पूछेंगे सर इनका क्या है, इनका सेंटेंस के ट्रांसलेशन में क्या योगदान होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर सब्जेक्ट आपको पता होगा, एचयू आपको पता होगी, एमबी आपको पता होगी, तो आप किसी भी सेंटेंस को बिना ग्रामर के, बिना ग्रामर एक्नोलेजमेंट्स के इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं इन तीन चीजों पे आपके सामने फोकस कर रहा हूं, इंसिस्ट कर रहा हूं। ओके, देखिए, सब्जेक्ट हो गया, एचयू हो गई, एमबी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका रोल देखेंगे कि इनका रोल क्या होता है। बिना ग्रामर के ये कैसे हमारे को सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करेंगे, वो रोल देखना हमारे को। तो वो रोल ये है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में प्रथम स्थान पे आता है, यानी कार्यकर्ता के तौर पे आता है, यानी कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के तौर पे आता है। तो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे तो वो टेंस का हो चाहे वो मॉडल का हो, हर सेंटेंस के पीछे, यानी हिंदी के सेंटेंस के पीछे कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज वर्ड होते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ये सेंटेंस उस टेंस का हो सकता है या उस मॉडल का हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुए हैं, हुई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ही है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई एचवी, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद थी मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, 80% जो भी सेंटेंस होते हैं वो मैन वर्ब के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी अगर मुख्य क्रिया नहीं आ रही है तो वो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो एवी के ऊपर बेस होते हैं, यानी कि एक्सिलरी फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अभी बिना ग्रामर के बेस पे चलना है, हमें ग्रामर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है।
हम बिना ग्रामर के चलेंगे तो हमें केवल तीन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट, एचवी और एमबी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, चलो ये तो हो गई बेसिक बात है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि सर सब्जेक्ट हो गया, एचवी हो गई, मैन वर्ब हो गई, अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? ये सेंटेंस में दिए कहां पे होते हैं, है ना? ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पकड़ना है एचवी को। अगर आपने एचवी को पकड़ लिया तो इसका मतलब आपने 50% सेंटेंस की जड़ को पकड़ लिया। देखिए, कोई भी बड़ा घर होता है, बड़ा बंगला होता है, उसके घर के आगे, उस बंगले के बाहर एक नेम प्लेट होती है जिसको हम देख के पहचान जाते हैं कि ये घर फलाने इंसान का है। उसी तरह से एचवी भी यही काम करती है। किसी भी सेंटेंस के पीछे दी होती है, लास्ट वर्ड पे होती है, अंतिम अक्षर के तौर पे होती है, ये जहां भी दी होती है उसको पहचान के हम अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये कौन से टेंस की है, कि कौन से मॉडल की है। तो एचवी होती है, ये हमेशा लास्ट पे होती है, अंतिम स्थान पे होती है किसी भी हिंदी के सेंटेंस में। ये हो गई पहली बात। आपने एचवी को पकड़ लिया, अब हमें पकड़ना है मैन वर्ब को। यानी मैन वर्ब कहां पे होती है? ये होती है सब्जेक्ट, ये होती है एचवी से पहले, यानी कि एचवी तो होती है अंतिम स्थान पे, तो मैन वर्ब होती है उसके जस्ट पहले। इन दोनों की एक ही दीवार होती है, ठीक है? पहले एचवी, उसके बाद एमवी, अंतिम स्थान पे एचवी और उसके पहले मैन वर्ब हो गई, ठीक है? तो इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, जो कि एचवी के पहले आती है। दोबारा देख लीजिए, अंतिम लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड होता है वो तो होता है एचवी के तौर पे, और जो सेकंड लास्ट वर्ड होता है वो होता है मैन वर्ब के तौर पर। अब हमें पकड़ना है सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट को कैसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, कितना बड़ा भी क्यों नहीं हो, मान लीजिए 5 लाइन का सेंटेंस दिया हुआ है, ओके, और हमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पकड़ना है, तो आपको उसको पकड़ने के लिए दो चीजों की हेल्प चाहिए। पहला तो चाहिए आपको डब्ल्यूएच, दूसरा चाहिए आपको मैन वर्ब, ठीक है? डब्ल्यूएच में चाहिए आपको हु और व्हाट। अगर आपको हु और व्हाट का हिंदी मीन पता है और साथ में मैन वर्ब आपको पता है किसी भी सेंटेंस में, तो आप वहां से इजीली और डायरेक्टली सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। हु का मतलब होता है कौन और व्हाट का मतलब होता है क्या। अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो मैन वर्ब से, तो आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए हमें तीन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस में कहां पे होते हैं, और इसके लिए हमें किसी भी ग्रामेटिकल एक्नॉलेजमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इजीली पहचान सकते हैं कि जो एच होती है वो सेंटेंस के पीछे होती है, और उससे जो पहले होता है वो मैन वर्ब होती है। और अगर आपको मैन वर्ब पता है तो आप उसको डायरेक्टली हु और व्हाट से मल्टीप्लाई करके सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे इसको मैं आगे एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। एग्जांपल देखिए, आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है, बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है? और वो हिंदी में दिया हुआ। देखिए, यामिनी 30 सालों से गांव में निर्धन बच्चों को पढ़ा रही है। इस सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है। यहां हमने इस सेंटेंस को एलिमेंट्स के तौर पे डिवाइड किया है, यानी कि यामिनी अलग है, 30 साल अलग है, से अलग है, गांव में अलग है, निर्धन अलग है, बच्चों को अलग है, और पढ़ा अलग है, रही है अलग है, ठीक है? अब देखिए, मैं पहले इनको डिवाइड करता हूं, इनके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं डिवाइड करता हूं। यामिनी को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया है, 30 साल को हमने यहाँ पे समय के तौर पे यूज किया है, से को हमने यहाँ सिंस फॉर्मेट के तौर पे यूज किया है। अब आप देखिए, सिंस और फोर क्या होता है, ये एक ग्रामेटिकल नॉलेज की बात है। आप जब टेंस पढ़ोगे तो आपको इस पर अच्छी तरह जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको एलिमेंट्स बता रहा हूं। तो आप देख लीजिए, से का मतलब होता है फोर, ओके। गांव यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, में यहाँ पे प्रीपोजिशन के तौर पर आया है, निर्धन यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे आया है, बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर आए हैं, को यहाँ पे प्रीपोजिशन के तौर पे आया है, और पढ़ाना यहाँ पे मैन वर्ब के तौर पर आया है, और रही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है, ठीक है? तो आपने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको फिर मैं बता रहा हूं तीन चीजों को पकड़ना है, आप इजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे। पहली चीज है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमने जब इस सेंटेंस को डिवाइड किया इतने सारे भागों में, तो जो अंतिम भाग है रही है, यानी कि ये रही है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि किसी भी हिंदी सेंटेंस का जो अंतिम शब्द होता है, अंतिम जो अक्षर होता है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए हमें कोई भी ग्रामर की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, इसके पहले जो वर्ड आया पढ़ा, वो है यहाँ पे मैन वर्ब। पढ़ा यहाँ पे मैन वर्ब हो गया, यानी कि एच और एमबी की एक ही दीवार हो गई, दोनों एक साथ आए हैं। यानी कि लास्ट वर्ड तो है रही है, वो एच हो गया, और जो सेकंड लास्ट है पढ़ाना, वो इसकी मैन वर्ब हो गई। अब देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। मैं
इस एमबी को मल्टीप्लाई करता हूं हु से। कौन पढ़ा रहा है? यामिनी पढ़ा रही है। मैंने हु से मल्टीप्लाई किया, हु से मैंने मैन वर्ब यानी कि पढ़ाने को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे रिजल्ट आया यामिनी। तो यामिनी यहां पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो हमें सब्जेक्ट पता चल गया यामिनी है, यहां पे एमबी पढ़ाना है, और रही यहां पे एच हो गई। इसके बाद सारी चीजें इजी टू इजी, स्टेप टू स्टेप हम ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। कैसे? देखिए, हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमने इसको ट्रांसलेट किया, यामिनी हैज बीन टीचिंग टू द पुअर चिल्ड्रन इन विलेज फॉर 30 ईयर्स। ठीक है, हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, और ट्रांसलेशन के दौरान हमने इसको यहां पे डिवाइड किया है, यामिनी हैज बीन टीचिंग टू द पुअर पीपल इन विलेज 4 and 30 ईयर्स। ओके, यामिनी को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया है, हैज बीन यहां पे एच की फॉर्मेट में आया है, टीचिंग यहां पे एमबी के तौर पर आया है, और टू यहां पे प्रीपोजिशन के तौर पर आया है। ठीक है, द यहां पे आर्टिकल के तौर पे आया, पुअर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, इन यहां पे प्रीपोजिशन के तौर पर आया है, विलेज यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, फोर यहां पे सिंस फोर के तौर में, सॉरी सिंस और फोर के तौर पर आया है। इसी तरह से 30 ईयर्स यहां पे समय के तौर पर आया है। तो देखिए, आपके मन में एक सवाल पूछ रहा है, सॉरी सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने तो प्रॉमिस किया था कि ग्रामर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, तो आप तो यहाँ पे आर्टिकल, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह सारी चीजें यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया कि यहाँ कौन सी चीज किस फॉर्मेट में आई है, और आपको नहीं पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, एचवी और एमबी का पता होना चाहिए। बाकी नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में चौथा एलिमेंट्स है। अब बताऊंगा वो चौथा एलिमेंट्स क्या है। देखिए, यामिनी 30 सालों से गांव में निर्धन बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट को सेट करना है। सबसे पहले, चाहे कोई सा भी असर्टिव सेंटेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। और सब्जेक्ट पता लगाने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? सब्जेक्ट को यानी कि हु मल्टीप्लाई मैन वर्ब या व्हाट मल्टीप्लाई मैन वर्ब। तो इस सेंटेंस में एमबी क्या है? पढ़ाना। आप पूछेंगे सर मान लीजिए मुझे एमबी पता नहीं, तो कैसे पता लगाऊंगा? कि भैया जो एचवी है उससे पहले जो आएगी वो मेन वर्ब है, और एच हमेशा लास्ट में आती है, तो मेन वर्ब आपको पता चल गई पढ़ाना। तो पढ़ाने को आपने हु से मल्टीप्लाई किया, यानी कौन पढ़ा रहा है? यामिनी, तो सब्जेक्ट हो गया। तो पहले स्थान पे आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट हमने यूज किया यामिनी। इसके बाद क्या करेंगे? हम एच का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। हमने यहां पे हैज बीन का प्रयोग किया। रही है, रही है यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो रही है की इंग्लिश क्या होगी? हैज बीन। इज दैट क्लियर? ये होगी आपकी एचवी, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें एचवी का प्रयोग करना है। इसके बाद हम प्रयोग करेंगे मैन वर्ब का, यानी कि टीच। टीच का मतलब पढ़ाना, और यहां रही आया है, यानी कि ये पीपीसीटी का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो हम इसके पीछे आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, तो ये सेंटेंस हो गया टीचिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट, एचवी और एमबी का प्रयोग किया अभी तक फिलहाल, यानी पीपीसीटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या करना है? निर्धन बच्चों को, निर्धन बच्चों को, यानी कि हमें पीछे से स्टार्ट होना है, आगे से नहीं, पीछे से। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, एचवी ले ली, एमबी ले ली, इसके पीछे क्या है? निर्धन बच्चों को। ये यहां पे ग्रुपिंग में आया है। ग्रुपिंग का मतलब यहां निर्धन बच्चों को में एक साथ पढ़ना है, तो यहां पे निर्धन बच्चों को, ये ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप में जो अंतिम शब्द क्या है? को, अंतिम अक्षर है को, तो को पहले हम लिखेंगे टू। ठीक है, टू हो गया। निर्धन यहां पे एडजेक्टिव है, अब लिखेंगे निर्धन को, तो निर्धन हो गए पुअर, तो टू द पुअर चिल्ड्रन, यानी बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई शब्द आपके सामने ग्रुप के तौर पे दिया हुआ है, तो आपको उसे पीछे से ट्रांसलेट करना है, यानी को, निर्धन और बच्चों। तो इसीलिए हमने टू द पुअर चिल्ड्रन का यूज कर लिया। इसके बाद निर्धन के पहले क्या दे रखा है? गांव में, तो इसमें क्या करेंगे? पहले मे को लिखेंगे, मे का मतलब इन, और गांव विलेज हो गया। इसके बाद से को बोलते हैं फोर, इंग्लिश में बोलते हैं फोर। फिर 30 साल 30 ईयर। तो हमने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट को कैचअप किया, यानी यामिनी। इसके बाद हमने यहां पे रही है एच को प्रयोग किया, यहां पे आ गया हैज बीन। उसके बाद पीछे चले एमबी, यहां पे आ गई टीचिंग। फिर उसके पीछे निर्धन बच्चों को, तो टू द पुअर चिल्ड्रन। फिर उसके पीछे चले गांव में, तो इन विलेज। फिर उसके पीछे चले 30 सालों से, 4 30 ईयर्स। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट,
एचवी और एमबी के बाद हम जब पीछे से सेंटेंस बनाते हैं, यानी घूम के सेंटेंस बनाते हैं, यानी एमबी से चलते हुए आते हैं, तो वो जितने भी वर्ड आते हैं उनको रिवर्स बोलते हैं। इसीलिए हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको मेथड में बोला था सब्जेक्ट एचवी और एमबी के साथ आपको रिवर्स का नॉलेज होना चाहिए। रिवर्स का मतलब होता है पीछे से सेंटेंस को घुमाना है, आगे से नहीं घुमाना है, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ये इजी था तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, हालांकि हार्ड नहीं है, केवल कॉम्प्लिकेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसमें ग्रुपिंग बहुत ज्यादा यूज की है। ठीक है, तो ग्रुपिंग के सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगला एग्जांपल है, अजमेर के छोटे से गांव में शेर के बच्चे गली के छोटे बच्चों का शिकार कर रहे थे। दोबारा देखिए, अजमेर के छोटे से गांव में शेर के बच्चे गली के छोटे बच्चों का शिकार कर रहे थे। तो यहां आपको शब्द को नहीं पकड़ना है, वर्ड्स को नहीं पकड़ना है, यहां आपको ग्रुपिंग कवर करना है। ग्रुपिंग का मतलब यहां चार चार शब्द एक साथ एक ग्रुप में एक समूह के तौर पर आए हैं, तो आपको ग्रुप पकड़ना है। तो पहला ग्रुप है अजमेर के छोटे से गांव में, ये एक सिंगल ग्रुप हो गया। इस सिंगल ग्रुप में हमने 5-6 वर्ड्स का प्रयोग किया, यानी कि अजमेर, छोटे और गांव, और साथ में के, से और मैं यहां पे प्रीपोजिशन के तौर पे यूज किया। तो ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप क्या है, शेर के बच्चे, ये एक ही वर्ड होगा, ये एक ही ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बाद गली के छोटे बच्चों का, ये एक ग्रुप हो गया। इसके बाद शिकार करना मेन वर्ब हो गई, और रहे थे एच हो गई। आप पूछोगे कैसे पता चला, तो भैया मैं शुरू से एक ही चीज बता रहा हूं, जो अंतिम शब्द होता है वो एच होता है, उससे जो पहले होता है वो मेन वर्ब होता है। तो यहां पे रहे थे एच है, शिकार करना मेन वर्ब है, और इसके अलावा जो भी बीच में या पीछे दिया हुआ है वो सब रिवर्स के एलिमेंट्स है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको पता लगा के बताता हूं। देखिए हमें पता है शिकार करना इसमें मैन वर्ब है, ठीक है ना, तो मैं इसको हु से मल्टीप्लाई करूंगा, हु मल्टीप्लाई मैन वर्ब, यानी हु मल्टीप्लाई शिकार करना। शिकार कौन कर रहा है, हु का मतलब कौन, शिकार कौन कर रहा है, शेर के बच्चे। तो शेर के बच्चे कहीं पर भी सेंटेंस के किसी भी कोने में दिया हो हम उसको इजीली पहचान सकते हैं। तो शेर के बच्चे यहां पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट पकड़ लिया, एचवी और हम भी हमें पता है ऑलरेडी, तो हमें सेंटेंस को ट्रैप करना है। कैसे ट्रैप करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, यानी शेर के बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ लोयन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लेके आएंगे एचवी, यानी पीछे से चलेंगे, रहे थे, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हैड बीन, यानी पीपीसीटी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद शिकार करना, यानी हंट के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि जो भी पीपीसीटी सेंटेंस होता है उसमें हमेशा मैनो के पीछे आईएनजी लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग किया। हंटिंग, हंट के पीछे हम लगा दिया आईएनजी, तो हंटिंग हो गया, यानी कि मैनो के पीछे आईएनजी के लगने का मतलब हो गया, यानी कि मैनो की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे हंटिंग के पीछे, सॉरी हंट के पीछे आईएनजी लगा दिया, तो ये होगी मैन वर्ब, यानी सब्जेक्ट हो गया, एच हो गई और मैन वर्ब हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे गली के छोटे बच्चों का, यानी पीछे से चलेंगे, रिवर्स करेंगे। ध्यान से नोटिस कीजिएगा मेरे वर्ड को, रिवर्स, रिवर्स का मतलब पीछे से चलेंगे, गली के छोटे बच्चों का। तो हमें पहले बच्चों का, यानी बच्चों को बोले चिल्ड्रन, छोटे बच्चे यानी कि यहां पे स्मॉल, यहां पे छोटा एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, तो हम क्या करेंगे, विशेषण को और संज्ञा को साथ पढ़ेंगे, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव को साथ पढ़ा जाएगा। छोटे बच्चों का यानी कि स्मॉल चिल्ड्रन, गली के ऑफ स्ट्रीट, यहां पे गली क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, यानी छोटे बच्चों का यानी स्मॉल चिल्ड्रन, गली के ऑफ स्ट्रीट। इसके बाद पढ़ेंगे अजमेर के छोटे से गांव में, तो इसको पीछे से इसको ट्रांसलेट करते हैं, गांव में यानी एट द विलेज। अब गांव कौन सा, छोटा सा, तो एट द स्मॉल विलेज ऑफ अजमेर, ऑफ अजमेर लगा दिए, पीछे नाउन आ गया, यानी कि हमने क्या किया, इसको पीछे से ट्रांसलेट किया। पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में एचवी, रहे थे, फिर शिकार करना, फिर गली के छोटे बच्चों का, फिर अजमेर के छोटे से गांव में। तो हमने इसको पीछे से पीछे लिया, रिवर्स टू रिवर्स लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा इजीली सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो उम्मीद करता हूं हमने आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लिया था अजरेटिव, और अगर आपके सामने किसी भी टेंस या किसी भी मॉडल का कोई भी अजरेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप उसको इस तरह से इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले वीडियो में हम आपके सामने WH और इंटरोगेटिव सेंटेंस लाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि उन्हें कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप, थैंक यू सो मच।